हेलो। देखिए आपका सीआरपीसी में सेक्शन आपका 211 चल रहा था। इसको आप मेंस के लिए लाइन बाय लाइन याद रखेंगे अगर आरोप की अंतर्वस्त पूछता है तब। इसके बाद देखिए सेक्शन 212 आपका ये देखा जाए समय स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियाँ, यानी कि कब आरोप में समय लिखा जाएगा, स्थान लिखा जाएगा और व्यक्ति, या अगर वस्तु के प्रति अपराध किया गया है तो उस वस्तु का उल्लेख किया जाएगा। ये आपका गवर्न होगा 212 से। देखिए आपका इसको एविडेंस की धारा 9 से जोड़ सकते हैं। आपका व्यक्ति की पहचान है, वस्तु की पहचान है, या जो तथ्य आपका घटना का समय निर्धारित करते हैं या प्लेस निर्धारित करते हैं, वे तथ्य आपका एविडेंस की धारा 9 में रेलेवेंट होंगे, सुसंगत होंगे। यानी कि इसको आप चाहें तो कौन सी धारा जोड़कर पढ़ सकते हैं, एविडेंस की कौन सी धारा 9। एक और क्वेश्चन इंटरव्यू का बन जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होती हैं, क्योंकि वह टाइम भी बताती हैं, अतः एविडेंस की धारा 9 में क्या है, रेलेवेंट है। आगे देखा जाए आपका 212 में क्या कहा गया है। देखिए आपका समय स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियाँ, अभिकथित अपराध के समय और स्थान के बारे में, और जिस व्यक्ति के विरुद्ध अथवा जिस वस्तु के विरुद्ध वह अपराध किया गया है उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में विशिष्टियाँ, जैसे अभियुक्त को उस बात की जिससे अभियुक्त को उस बात की जिसका उस पर आरोप है सूचना देने के लिए उचित रूप से पर्याप्त हैं, आरोप में अंतर्विष्ट होंगी, यानी कि लिखी जाएंगी। फिर क्लास 2 बताता है कि जब अभियुक्त पर आपराधिक न्यास भंग यानी कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या बेईमानी से धन या अन्य जंगम संपत्ति के दुर्विनियोग का आरोप है, तब इतना ही पर्याप्त होगा कि विशिष्ट मदों का जिसके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है या अपराध करने की ठीक ठीक तारीखों का विनिर्दिष्ट किए बिना यथास्थिति उस सकल राशि यानी कि पूरी राशि, सकल राशि यानी कि पूरी राशि विनिर्देश या उस चल संपत्ति का वर्णन कर दिया जाता है जिसके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है, और उन तारीखों का जिनके बीच में अपराध किया जाना अभिकथित है विनिर्दिष्ट कर दिया जाता है। और ऐसे विरचित आरोप धारा 219 के अर्थ में एक ही आरोप समझा जाएगा, परंतु ऐसी तारीखों में से पहली और अंतिम के बीच का समय 1 वर्ष का से अधिक का न हो। इसका मतलब समझ लीजिए थोड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अभियुक्त पर आपराधिक न्यासभंग, आपराधिक दुर्विनियोग या चल संपत्ति का दुर्विनियोग या का आरोप है, तो ऐसी दशा में एक एक तारीख देना आवश्यक नहीं है। इस तारीख से इस तारीख के बीच में इसने कितने पैसों का माने घोटाला किया या कितना गबन किया, ये लिख देना ही पर्याप्त होगा। लेकिन पहली तारीख और लास्ट की जो तारीख है उसके बीच का समय भी महत्वपूर्ण है। वह समय 1 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। अगर 1 वर्ष से अधिक है तो सब कुछ लिखा जाएगा, ये भी सतर्क रहना है।
आइए आपका 213 से दृष्टांत भी अब पढ़ने हैं, बेयर एक्ट भी पढ़ना है। यहाँ आपका पूछा जाता है, यानी कि अब 213 से दृष्टांत भी थोड़ा देख लिया जाए। देखिए, कब अपराध किए जाने की रीति या ढंग या मेथड या तरीका कथित किया जाएगा। तो जब मामला इस प्रकार का है कि धारा 211 और धारा 212 में वर्णित विशिष्टियां अभियुक्त को उस बात की जिसका उस पर आरोप है पर्याप्त सूचना नहीं देती, तब उस रीति को जिससे अभिकथित अपराध किया गया, ऐसी विशिष्टियां भी जैसी उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त हैं, आरोप में अंतर्विष्ट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 211 के तहत लिखा गया सब कुछ, 212 के तहत लिखा गया सेक्शन, फिर भी अभियुक्त ये नहीं समझ पा रहा है कि किस तरीके से मैंने अपराध किया। ऐसी दशा में आपका अपराध किए जाने की जो विशिष्टियां हैं, यानी कि अपराध किए जाने का जो ढंग या तरीका है, वह आरोप में लिख दिया जाएगा कि अभियुक्त ने इस ढंग से, इस मेथड से, इस तरीके से अपराध किया। ये सतर्क रहना है। इसमें कुछ माने कुछ उदाहरण दिए गए, हो सकता है पूछ ले, एक लाइन बता दिया जाए। क पर वस्तु विशेष की विशेष समय और स्थान में चोरी करने का अभियोग है। यह आवश्यक नहीं है कि आरोप में वह रीति या ढंग लिखा जाए। पहला दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत है, क पर ख के साथ कथित समय पर और कथित स्थान में छल करने का, यानी कि चीटिंग करने का अभियोग है। आरोप में वह रीत जिससे क ने ख के साथ छल किया उपवर्णित करनी होगी, यानी कि चीटिंग कैसे किया, किस ढंग से किया, वह जो तरीका है आरोप में लिखा जाएगा। तीसरा दृष्टांत देखिए, क पर कथित समय पर और कथित स्थान में मिथ्या साक्ष्य देने का अभियोग है। और यह आपका लिखा जाएगा कि कैसे इसने मिथ्या साक्ष्य दिया, यानी कि ढंग का उल्लेख यहाँ क्या होगा, किया जाएगा, ढंग बताया जाएगा। आपका अगला दृष्टांत देखिए, चौथा, क पर लोक सेवक ख को उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में कथित समय पर और कथित स्थान में बाधित करने का अभियोग है। तो आरोप में वह रीत लिखी जाएगी कि कैसे, किस ढंग से उसने लोक सेवक के कर्तव्य में बाधा डाली। पांचवा दृष्टांत देखिए, क पर कथित समय पर और कथित स्थान में ख की हत्या करने का अभियोग है। यह आवश्यक नहीं है कि आरोप में वह रीत लिखी जाए जिससे क ने ख की हत्या की। अगला देखिए दृष्टांत आपका, क पर ख को दंड से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा करने का अभियोग है। आरोपित अवज्ञा और अंतर्वलित विधि का उपवर्णन आरोप में करना होगा, यानी कि किस प्रकार इसने अवज्ञा की। तो कभी काल ये पूछ लिया जाता है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आपका बनता है 215 से, मेंस में भी बनता है, मॉडल भी आपका बनाना है। देखिए 215, गलतियों का प्रभाव, यानी कि आपका गलतियों का प्रभाव दिया गया है, इफेक्ट ऑफ ईरर, यानी कि ईरर का प्रभाव क्या होगा, इफेक्ट ऑफ ईरर दिया गया है, यानी कि गलतियों का प्रभाव
आपका कह सकते हैं कि सेक्शन 215 सीआरपीसी में दिया गया है और यहाँ से ज़्यादा चांस रहता है क्वेश्चन बनने का और वह क्वेश्चन समस्यात्मक बनता है। समस्यात्मक में भी हैदर बख्श और खुदा बख्श का बनता है ज़्यादा। सतर्क रहना है, कौन बनता है ज़्यादा, हैदर बख्श और खुदा बख्श का। तो पहले आपका गलती का प्रभाव देखा जाए और तब आपका दृष्टांत और मेंस में दृष्टांत आ जाए तो आप कैसे उसको डील करेंगे। देखिए 215 अपराध के या उन विशिष्टियों के जिनका आरोप में कथन होना अपेक्षित है, कथन करने में किसी गलती को और उस अपराध या उन विशिष्टियों के कथन करने में किसी लोप को। गलती यानी कि आपका लिखना चाहिए कुछ और लिख दिया कुछ और। लोप का मतलब कि जो बात लिखनी चाहिए वह बात लिखी नहीं गई, यानी कि उसका ओमिशन कर दिया गया। याद रखिए, गलती मतलब दूसरी चीज़ लिख दी गई और लोप का मतलब क्या हुआ कि जो बात आरोप में लिखनी चाहिए वह बात छूट गई है, यानी कि वह बात लिखी ही नहीं गई। तो ऐसी गलती का प्रभाव क्या होगा। तो देखिए आपका मामले के किसी प्रक्रम में ऐसी तब ही तात्विक माना जाएगा, यानी कि ऐसी गलती मामले के किसी स्टेज में तब ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी जब ऐसी गलती या लोप से अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया है और उसके कारण न्याय नहीं हो पाया है। इसको पहले समझिए, यानी कि अगर आरोप लगाया गया और आरोप में जो विशिष्टियां होनी चाहिए उनमें कुछ गलती हो गई, यानी कि जो बातें लिखनी चाहिए आरोप में वह नहीं लिखी गई। या दूसरी कैसे गलती हो सकती है कि जो बातें लिखनी चाहिए वह तो नहीं लिखी गई और दूसरी बातें लिख दी गई। भाई दो गलती हो सकता है। फिर एक बार देखिए, पहला आपका ओमिशन हो सकता है, यानी कि जो बात लिखी जानी चाहिए वह बात नहीं लिखी गई। और दूसरा हो सकता है आपका गलती, यानी कि लिखा तो गया लेकिन गलती हो गई। तो ऐसी दशा में यह जो त्रुटि हैं, मिस्टेक हैं, एरर हैं, ये कब तात्विक होगा, कब महत्वपूर्ण होगा, कब सारवान गलती होगी, तो इसके लिए दो पैमाना बना लीजिएगा। यदि इस गलती के कारण अभियुक्त वास्तव में भुलावे में आ गया हो, यानी कि भ्रम में पड़ गया हो। भुलावे में आ गया हो मतलब क्या, भ्रम में पड़ गया हो और केवल भ्रम में ही न पड़ा हो बल्कि इस भ्रम में या भुलावे में आने के कारण उसके प्रति न्याय न हो पाया हो। यानी कि दो बातें दिखानी पड़ेगी अभियुक्त को कि हम भुलावे में आ गए और भुलावे में आने के कारण आपका न्याय नहीं हो पाया, अतः ये गलती सारवान है और हमारा विचारण अवैध माना जाए, दोष सिद्धि रद्द मानी जाए, ये कह सकता है अभियुक्त। अब इसको समझाने के लिए कुछ इलस्ट्रेशन उदाहरण दिए गए हैं। और भाई जो लोग आपका मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, प्री दे रहे हैं, देने वाले हैं, उनको सलाह दी जाती है कि इन उदाहरणों को अच्छे से तैयार रखिए। ये उदाहरण
लगातार कंपटीशन में आते हैं। आपका देखिए हैदर बख्श और खुदा बख्श वाला भी ज़्यादा आता है। तो एक एक उदाहरण शुरुआती दौर से उठाया जाए। पहला उदाहरण देखिए, क पर भारतीय दंड संहिता की धारा 242 के अधीन यह आरोप है कि उसने कब्जे में ऐसा कूटकृत सिक्का रखा है जिसे वह उस समय जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था जानता था कि वह कूटकृत है, और आरोप में कपटपूर्ण शब्द छूट गया है। तो जब तक यह प्रतीत न होता हो कि क वास्तव में इस लोप से भुलावे में पड़ गया, इस गलती को तात्विक नहीं माना जाएगा। यानी कि आपका कपटपूर्ण शब्द अगर छूट भी गया है तब इस गलती को तात्विक नहीं माना जाएगा। दूसरा दृष्टांत देखिए, क पर ख से छल करने का आरोप है और जिस रीति से ख के साथ छल किया गया है वह आरोप में वर्णित नहीं है या अशुद्ध रूप से उपवर्णित है। क अपनी प्रतिरक्षा करता है, साक्षियों को पेश करता है और संव्यवहार का स्वयं अपना विवरण देता है। यानी कि अभियुक्त जब इतना कर रहा है, अपना बचाव कर रहा है, प्रतिरक्षा कर रहा है, अपनी ओर से साक्ष्य पेश कर रहा है, और आपका जो छल हुआ है संव्यवहार छल का उसके बारे में स्वयं बता रहा है, तो आपका जवाब रहेगा न भुलावा में आया न कुछ। तो ये गलती तात्विक मानी जाएगी कि नहीं? नहीं, क्योंकि सब कुछ कर ही रहा है। तीसरा देखिए, क पर ख से छल करने का आरोप है और जिस रीत से उसने ख से छल किया है वह आरोप में लिखी नहीं गई है। क और ख के बीच अनेक संव्यवहार हुए हैं। अब क भ्रम में आ गया कि किस संव्यवहार में मुझ पर छल का आरोप है। तो ये जो गलती है इससे वास्तव में अभियुक्त भुलावे में आ गया है और उसके प्रति न्याय नहीं हो पाया है। तो ये गलती कैसी मानी जाएगी? तात्विक, और वह भुलावे में आ गया है। जो दो दृष्टांत आपका है ये और अच्छे से तैयार रखना है। याद रखिए, पहला दोनों आपका हैदर बख्श और खुदा बख्श का ही है। देखिए आपका जब भी ये दृष्टांत आए तो उसका मॉडल भी हम बना रहे हैं कि किस मॉडल से लिखना है। पहले मॉडल देख लिया जाए तब दृष्टांत। प्रस्तुत समस्या सीआरपीसी की धारा 215 पर आधारित है। इसके बाद आप लिखेंगे कि आखिर 215 में कहा क्या गया है। तो सर्वप्रथम 215 का बेयर एक्ट लिखेंगे। फिर बेयर एक्ट में जो बातें हैं उन तत्वों को दृष्टांत में सेट करेंगे। यानी कि जो हम दृष्टांत बताएंगे उन दृष्टांतों में बेयर एक्ट की बातें कह करके क्या करना है? सेट करना है। और अगर बेयर एक्ट की बातों में दृष्टांत पूरी तरह सेट हो जाता है तो अंत में निष्कर्ष निकालना है। ये मॉडल आपका पहले धारा या केस, फिर बेयर एक्ट। बेयर एक्ट बड़ा हो तो तुरंत आवश्यक तत्व में तोड़ दीजिए। फिर जो समस्या है उसको बेयर एक्ट में एक एक करके क्या करेंगे? मथेंगे और अंत में क्या निकालेंगे? निष्कर्ष। तो एक जो आपका इसमें दृष्टांत मिलेगा उसमें आपका अभियुक्त वास्तव में भुलावे में आएगा, और एक जो दृष्टांत हम बताएंगे उसमें भुलावे में नहीं आएगा। तो देखिए आपका दृष्टांत भाई एक एक करके देखिए। आपका दृष्टांत क्या है? क पर 21 जनवरी 1882 को खुदा बख्श की हत्या का आरोप है। वास्तव में मृत व्यक्ति का नाम
हैदर बख्श था और हत्या की तारीख 20 जनवरी 1882 थी। क पर कभी भी एक हत्या के अतिरिक्त दूसरी किसी हत्या का आरोप नहीं लगाया गया और उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष हुई जांच को सुना था, जिसमें हैदर बख्श के मामले का ही अनन्य रूप से निर्देश किया गया था। न्यायालय इन तथ्यों से यह अनुमान लगा सकता है कि उससे भुलावे में अभियुक्त नहीं पड़ा और यह आरोप में जो गलती हुई है ये तात्विक नहीं मानी जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेट गलत हो गई या नाम गलत हो गया और इस अभियुक्त पर कोई दूसरा आरोप था नहीं और अभियुक्त के खिलाफ जांच में वही नाम वही डेट चलती रही, अभियुक्त ने कभी विरोध नहीं किया और अभियुक्त जानता था कि उसी मामले का हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा है, तो यहाँ कोई गलती तो हुई लेकिन ये गलती तात्विक नहीं मानी जाएगी। आपका ये गलती क्षम्य है और इस गलती के कारण अभियुक्त के खिलाफ जो मुकदमा चलेगा वह अवैध नहीं होगा। लेकिन जो दूसरी गलती है इसमें सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, इधर के गवाह उधर और उधर के गवाह किधर आ जाएंगे, इधर। यानी कि आपका इधर के उधर गवाह चले जाएंगे, यानी कि भेड़िया धसान हो जाएगा कह सकते हैं और पता ही नहीं लगेगा कि कौन भेड़िया कहाँ गया। तो जैसे कि भीड़ में लोग जाते हैं, कौन बीच से निकल कर भाग गया पता ही नहीं चलता। तो देखिए दृष्टांत अगला। क पर 20 जनवरी 1882 को हैदर बख्श की हत्या और 21 जनवरी 1882 को खुदा बख्श की हत्या करने का आरोप है। जब वह हैदर बख्श की हत्या के लिए विचारित हुआ तब उसका विचारण खुदा बख्श की हत्या के लिए हुआ। उसकी प्रतिरक्षा में उपस्थित साक्षी हैदर बख्श वाले साक्षी थे, तो न्यायालय सब उल्टा पुल्टा हो गया, तो इस अभियुक्त भुलावे में पड़ा और उसके प्रति न्याय नहीं हो पाया। देखिए यानी कि आपका हैदर बख्श की हत्या किया, खुदा बख्श की भी हत्या किया एक दिन बाद, और जब गवाह गवाही देने आए तो जो हैदर बख्श वाले गवाह थे वह खुदा बख्श वाले मामले में आकर गवाही दे गए और खुदा बख्श वाले किस में आ गए, हैदर बख्श वाले। तब ऐसी दशा में तो भाई अभियुक्त सब उल्टा पुल्टा हो गया, तो अभियुक्त भुलावे में आ गया और इसके कारण अभियुक्त के प्रति क्या नहीं हो पाया, न्याय। तो इस प्रकार ये जो दोनों दृष्टांत हैं मॉडल भी आपको बता दिया गया और सतर्क रहना है, मॉडल से अच्छे से डील करना है। धन्यवाद।